नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार क्रम में अपने कर रहे होंगे और करनी भी चाहिए। और आप सभी लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का रिजल्ट भी आया, तो उम्मीद है अधिक से अधिक लोग उत्तीर्ण हुए होंगे इस परीक्षा में। और सभी उत्तीर्ण हुए भाइयों बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जो अनुत्तीर्ण हुए हैं या जिनको लगता है कि हम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, उनको मैं ढाढ़स बंधाना चाहूँगा और उससे यही कहूँगा कि वो अब और बेहतर प्रयास करें और अपनी आने वाली आगामी परीक्षाओं में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दें और उनमें सफल हों। ठीक है, आप मेहनत करिए और जल्द ही सफलता आपके कदम चूमेगी। और जो पास हो चुके हैं अब वो ज़ोर शोर से लग जाएं अपनी परीक्षाओं की आगे आने वाली तैयारी के लिए। आई थिंक लेखपाल ही होगा सबसे पहले, तो आप सभी लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। और ज्योग्राफी आपकी चल ही रही है तो आप देख सकते हैं, आराम से पढ़िए, प्लेलिस्ट में जाइए, काफ़ी सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप वहाँ देखकर पढ़ाई करिए। और चूँकि एक फेस्टिवल भी अब आने वाला है, बहुत ही करीब है आपके, जो दिवाली है, तो बढ़िया हर्षोल्लास से मनाइए। और याद रखिए, पटाखे फुलझड़ियाँ छुड़ाने में आप प्रदूषण नियंत्रक पॉलिसीज़ जो हैं आप उनको भी ध्यान में रखिए, क्योंकि आप पढ़े लिखे और सज्जन पुरुष हैं। आपसे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छी बातों का ध्यान रखते हुए अपने त्यौहार को गरिमामय और खुशहाल मनाएंगे, अपने परिवार के साथ मनाएंगे। जो अपने परिवार के साथ नहीं हैं उनके साथ मेरी हार्दिक सप्रेम भेंट, और वो जहाँ भी हैं अच्छे से मनाएं त्यौहार। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग आज डिस्कस करेंगे अपना टॉपिक, जो कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स यानी उत्तर भारत के मैदान, जिसका फर्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज सेकंड पार्ट है, छोटा सा बताना है, जो आपका रीजनल डिवीजन ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन्स था, यानी क्षेत्रीय विभाजन के आधार पर उत्तर भारत के मैदान। तो हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन थॉट आपको सुनाना चाहूँगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, जब प्यासे के पास चलकर खुद समंदर आएगा। यूं थक कर न बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, तो सफ़र पर चलता रहे और भरोसा रख, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर टॉपिक, सो लेट्स मूव अहेड। आज हम लोगों को डिस्कस करना है रीजनल डिवीजन। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, हम थोड़ा सा रिवाइज कराने की कोशिश करेंगे कि हम लोगों ने कैसे इसको बांटा था, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स को। यानी हिंदी में कहते हैं उत्तर भारत के मैदान। उत्तर भारत के मैदान हमने इसको दो भागों में डिवाइड किया था। कौन कौन से हैं? एक तो हमने डिवाइड किया था सॉइल या पार्टिकल बेस्ड। एक हमने डिवाइड किया था रीजनल डिवीजन। क्षेत्रीय विभाजन और एक होता था हम लोगों का मिट्टी या कणों के आधार पर विभाजन। मिट्टी या कणों के आधार पर मैंने बाकी सब बता दिया था। कोई नदी जब शिलाखंड से बहती है तो शिलाखंड से बहने के बाद वो जो है मिट्टी काट कर लाती है, मिट्टी काट कर लाने के बाद वो बिछा देती है आगे, और अपने अपने जो प्रदेश होते हैं, भाबर, तराई, खादर, बांगर, ये सब हैं, तो मैं इनको बता चुका हूँ। जो पार्टिकल्स के बेस्ड पर था वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 4 टाइप थे। सबसे पहले था भाबर, भाबर
भाबर के बाद था तराई, तराई के बाद था बांगर, बांगर के बाद था खादर। यहाँ पे जो इसके पार्टिकल साइज होते थे, मान लीजिए मैंने आपको बताता हूँ रिवाइज कराकर। अभी 2 मिनट में मैं आपका सब रिवाइज करा देता हूँ। ये मैंने बताया था आपका भाबर, ये है आपका भाबर, ये है आपका तराई, ये है आपका बांगर, ये है आपका खादर। एक्चुअली हमने डिवीजन कैसे किया था? डिवीजन हमने कणों के पार्टिकल पर किया था। जैसे भाबर होता है, भाबर ये कहाँ से, ये शिवालिक, ये मान लीजिए ऊपर शिवालिक है, शिवालिक के जस्ट साउथ से, शिवालिक के साउथ से स्टार्टिंग होती है। आपके भाई ऊपर से पढ़ा है आपने, सबसे पहले ट्रांस हिमालय आता है, फिर ग्रेट हिमालय, फिर ग्रेट हिमालय के बाद आपकी रेंज आती है मिडल हिमालय की, मिडल के बाद आती है शिवालिक, शिवालिक के जस्ट साउथ से, समझ रहे हैं, वहाँ से स्टार्ट होता है भाबर का प्रदेश। यानी कोई भी नदी, जब मान लीजिए काराकोरम श्रेणी पर कोई नदी है, ठीक है, अब मान लीजिए सियाचिन ग्लेशियर से कोई एक नदी निकलती है, वो बहते हुए चली आ रही है। अब नीचे जब साउथ में बहेगी तो वहाँ पे उसकी ग्रेडियंट ज़्यादा होती है, हाइट ज़्यादा होती है, इसलिए ग्रेडियंट ज़्यादा, तो वो मतलब ऊंचाई ज़्यादा, ऊंचाई ज़्यादा तो ढाल ज़्यादा, ढाल ज़्यादा होगी तो वो कैसा अपर्दन करेगी, मतलब उसका जो इरोजन होता है, कटाव जो होता है वो डाउनवर्ड्स होता है, वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर कटाव होता है। ऊर्ध्वाधर की वजह से वो खड़ी ढाल वाली घाटी बनाती है, जिनको गार्ज कहते हैं हम लोग, इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टीप वैली, यानी जॉर्ज बनाते हैं। समझ रहे हैं? आप पिछला वीडियो देखिए, ये सब मैं पीछे बता चुका हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे डिफरेंस आपको काफ़ी ज़्यादा दिखता है। जो भाबर प्रदेश होते हैं, ये देखिए आप कितना ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है। ये जो मैं लाल लाल करता जा रहा हूँ, ये देखिए, ये सब डिफरेंस है ज़्यादा ज़्यादा, ठीक। तो यहाँ पे जब ज़्यादा डिफरेंस है तो नदी क्या होती है, नदी यहाँ पर जब आती है तो नदी विलुप्त हो जाती है। और आप देखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं दे दूँ, हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट है अम्बाला, अम्बाला से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सरस्वती नदी। वो जब आपका यहाँ प्रवेश करती है अम्बाला से, तो वहाँ पे देखते हैं आप नीचे विलुप्त हो जाती है, ये एकदम से गायब हो जाती है। और लोग कहते हैं कि सरस्वती नदी बहुत पवित्र है और गायब हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं, नदियाँ सब पवित्र होती हैं। रीजन यहाँ पे ये है कि वहाँ बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं, जो ऊपर से नदियाँ हिमपात काट के लाती हैं, और गिरिपात प्रदेश जो शिवालिक के होते हैं, जहाँ पे स्लोप कम हो जाती है, यानी आप एंगल मान सकते हैं 20 से 25 डिग्री का हो जाए जहाँ पे, तो शिलाखंड जो काट के ला रही है वो रुक जाए। अब रुकने से क्या हो जाएगा, शिलाखंड रुक जाएगा, अब नदी बीच में जो गैप है, पोरोसिटी है, जो संग्रंध्रता, उसके बीच समा जाएगी। इसलिए यहाँ पर वाटर रिटेंशन पावर जो है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी यानी जल धारण करने की क्षमता बहुत कम हो जाती है, क्योंकि सारा जल नीचे चला जाता है। इस वजह से अगर मान लीजिए यहाँ से सरस्वती नदी बहती है, यहाँ से सरस्वती रिवर बहती है, तो यहाँ पे आने के बाद विलुप्त हो जाती है, इसमें नहीं दिखती, और फिर यहाँ पे दिखने लगती है। यानी अब जिसमें दिखती है ये कौन सा है, यहाँ पे ये तराई का मैदान कहलाता है। तो आप भाबर समझ गए, जहाँ पे नदी विलुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है, बड़े बड़े शिलाखंड पाए जाते हैं। तराई हमने बताया था, तराई में वो जगह होती है जहाँ पर नदी दोबारा वापस होती है, परिलक्षित जहाँ पे दोबारा होगी, यानी सेकेंड टाइम जब अपीयर होती है, तो वो कौन सा मैदान होता है, तराई का। क्यों? यहाँ पे पोरोसिटी जो होती है वो कम होती है, ठीक, तो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी, यानी संग्रंध्रता यहाँ पे जो होती है वो कम होती है। संग्रंध्रता कम होती है तो जल रोकने की क्षमता ज़्यादा हो जाएगी। अब जल ऊपर रहेगा, नदी थोड़ा थोड़ा ऊपर दिखेगी और दलदली क्षेत्र बनता है, जो कि धान की खेती के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन मच्छर और कीट मकोड़े बहुत होते हैं। तो ये सब आप पीछे पढ़ चुके हैं, दलदली क्षेत्र होता है कैसा, कहाँ से कहाँ तक है, आपको पीछे पढ़ा चुके हैं, तराई क्षेत्र। रहा बांगर और खादर का सवाल, मैंने
थोड़ा सा बताया भी था लास्ट वीडियो में, मैं अभी फिर से आपको बता देता हूँ। बांगर क्या होता है? बांगर एक्चुअली जो होती है, बांगर होती है आपकी ओल्ड एल्यूवियल यानी पुरानी जलोढ़, और खादर जो होती है ये नई जलोढ़ होती है। ये पुरानी जलोढ़ है, ओल्ड एल्यूवियल, और ये न्यू एल्यूवियल, न्यू एल्यूवियल। अब मैं आपको यहाँ पे फिर से दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ एक बार रफ करके इसको, ठीक, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ले लिया होगा। देखिए, आप देख रहे हैं कि ये जो मैंने बताया कि आपको, ये आप मान लीजिए कोई नदी बह रही है, ये ऐसे, ये कोई एक रिवर फ्लो हो रही है। आप जानते हैं कि जब मार्च से आप मार्च या अप्रैल या यूँ कह लीजिए मई के आसपास तक, भाई लास्ट में बारिश कब होती है सबसे अच्छी? जो मानसून रहता है आपका सितंबर अक्टूबर तक रहता है, सितंबर के बाद समाप्त हो जाता है, अक्टूबर के बाद। उसके बाद ये नदी में जल कहाँ से आएगा? नदियाँ भी सूखने लगती हैं जाड़े में, जाड़े में नदियाँ तो पिघलती नहीं, नदियाँ भी गर्मियों में पिघलेंगी। तो अब मान लीजिए कोई नदी बह रही है, तो मई जून अप्रैल मई तक आते आते नदी सिकुड़ जाएगी, जल इसका कम हो जाएगा, जल स्तर कम हो जाता है। फिर जैसे ही ये मई जून की बात है, ये यहाँ से श्रिंक हो गई है, सिकुड़ गई है, सिकुड़ गई इन अप्रैल मई, अप्रैल या मई में, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? श्रिंक। समझ रहे हैं आप? ठीक। अब जैसे ही आप जून आता है तो आप देखते हो अरब सागर शाखा भी जाती है, फिर आपका मतलब बारिश होना पूरे भारत में अरब सागर शाखा से ही सबसे ज़्यादा बारिश होती है, आप सभी को पता है। अभी मौसम पढ़ाऊंगा आगे तो बताऊंगा अच्छे से, तो डोंट वरी, जस्ट वेट एंड वॉच, ठीक। तो यहाँ पे अब ये नदी जो बह रही है हमारी, ये तो जल है ही है, लेकिन ये जो है सिकुड़ रही है। लेकिन जैसे ही मानसून आता है तो ये नदी क्या होता है, नदी का विस्तार हो जाता है, नदी अपनी तरफ से बहाव आती है, बाढ़ आती है, और नदी यहाँ तक, इस रीजन तक फैल जाती है। मान लीजिए ये इतना रीजन तक फैल गई, तो अब नदी का ये जो रीजन है यहाँ तक पहुँच गया है, ये यहाँ तक पहुँच गया। तो अब नदी क्या करेगी? जब नदी कहीं बहती है तो आप सभी को पता है कि नदी अगर बहेगी तो अपने साथ कुछ ना कुछ ले जाएगी। लेके क्या जाएगी? पैसा थोड़ा ले जाएगी नदी तो मिट्टी ले जाएगी बहाकर अपने साथ, पार्टिकल्स को ले जाएगी, कणों को ले जाएगी, सॉइल ले जाएगी, एल्यूवियल ले जाएगी। तो ये नदी अब यहाँ से क्या है, सॉइल को बढ़ाकर ले जाएगी, यहाँ पे सॉइल ले गई, मिट्टी, यही सेम चीज़ें दोनों तरफ हो जाएंगी, मिट्टी यहाँ तक ले जाएगी। लेकिन ये जो जलोढ़ है, आप समझिए, ये जो जलोढ़ है ये अक्टूबर नवंबर तक, जो अक्टूबर तक तो रहेगा, उसके बाद फिर पानी कम होना चालू हो जाएगा, तो फिर नदी सिकुड़ने लगेगी, फिर नदी जो है आपकी, फिर नदी है सिकुड़ने लगेगी, इधर अंदर की तरफ फिर भागने लगेगी, ठीक है, सप्रेस होने लगेगी। जब अंदर सिकुड़ने लगेगी तो मिट्टी लेकिन वापस नहीं आएगी, जल कम होने लगेगा, लेकिन मिट्टी जो लेकर गई है क्या वो वापस आ जाएगी? आप मार्केट में जाते हो, 10 रुपये का कोई बिस्किट ले लिए, क्या आप वो दोबारा बिस्किट लेने के बाद फिर दोबारा पैसा लेने जाते हो खाने के बाद? तब तो नहीं मिलेगा ना। तो वही चीज़ है, अब ये ऊपर लेकर जा चुकी है, अब उसके बाद वापस नहीं लौटेगी। देन आफ्टर दैट ये 2 से 3 साल बाद यही मिट्टी ये आगे पहुंच जाती है, इसको अब ये जो आगे पहुंच जाएगी, ये जो यहाँ पे जम जाएगी अब, तो ये जो मैदान हो जाएगा, ये जो मिट्टी होती है, ये जो आपको रेड कलर से दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, यही आपकी ओल्ड एल्यूवियल होती है, पुराना जलोढ़, पुराना जलोढ़। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओल्ड एल्यूवियल, पुराना जलोढ़। और जो ये वाली मिट्टी होगी, क्यों, नदी यहाँ पे फिर से बारिश आएगी अगले साल, फिर मतलब बाढ़ आएगी, तो फिर ये यहाँ तक जाएगी। तो ये जो रीजन है, जो आप ग्रीन वाला देख रहे हो, ये वाला रीजन, ये ग्रीन वाला जो है, ये आपका है न्यू एल्यूवियल, न्यू एल्यूवियल यानी नया जलोढ़। जस्ट अ मिनट, जलोढ़, नया जलोढ़,
तो आप समझ गए, जो नया जलोढ़ है, यहाँ पे नया जलोढ़ क्यों होता है, हर साल नया पानी पहुँच जाता है, हर साल नई मिट्टी पहुँच जाती है यहाँ पर। लेकिन ये जो पीछे चला गया, जो मिट्टी पीछे जम गई, 2 से 3 साल बाद, आफ्टर 2 और 3 ईयर लिख देता हूँ, 2-3 ईयर्स आफ्टर, 2-3 साल बाद ये वहाँ पे पुरानी जलोढ़ बन जाएगी। और इसी पुरानी जलोढ़ को हम लोग क्या कहते हैं, बांगर। समझ गए? तो आप ये जान लीजिए, इसी को, पुराने जलोढ़ को हम लोग कहते हैं बांगर। और जो नया जलोढ़ होता है इसको बोलते हैं खादर। बाकी जब मिट्टी हम लोग पढ़ाएंगे तो बताएंगे अच्छे से, और कि बांगर जो होती है वो कम उपजाऊ होती है अपेक्षाकृत किसके, यानी खादर के। यानी आप लिख लीजिए इधर, जान लीजिए थोड़ा सा, बांगर और ये खादर। अगर इनके बीच में हम लोग फर्टिलिटी देखते हैं, फर्टिलिटी यानी उपजाऊ क्षमता, उपजाऊ, तो जो है आपका ये, इसका क्या नाम है, खादर। खादर जो है ज़्यादा उपजाऊ होती है अपेक्षाकृत बांगर के। ठीक, क्यों? क्योंकि हर साल नई मिट्टी यहाँ पे आती रहती है। तो आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू एंड आई थिंक वी शुड गोइंग अहेड। अब जो हमारा आज का टॉपिक है रीजनल डिवीजन, ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर कोई डाउट रहता है तो आपके पास कमेंट बॉक्स है, आप अपनी प्रतिक्रिया वहाँ करिए, वहाँ पे मेरे से प्रश्न पूछिए, मैं प्रयास करूँगा कि आपके प्रश्नों का जवाब दूँ। ठीक है, चलिए, तो ये आपको समझा दिया। अब हम लोग रीजनल डिवीजन की डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक, इसको रफ करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे क्षेत्रीय विभाजन, क्षेत्रीय विभाजन, जिसको बोलते हैं रीजनल डिवीजन। रीजनल डिवीजन हम लोग 4 भागों में इसको बांट लेंगे। सबसे पहले भाई, इसको बांटने के लिए हमारे पास 4 चीजें हैं। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले द राजस्थान प्लेन, नंबर 2 द पंजाब हरियाणा प्लेन, पंजाब हरियाणा प्लेन, एंड नंबर 3 द गंगा प्लेन, द गंगा प्लेन, नंबर 4 द ब्रह्मपुत्र प्लेन। ब्रह्मपुत्र प्लेन आपको हिंदी में सेम नाम है, कुछ नहीं है। राजस्थान का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। अब देखिए, मैं आपको मैप में थोड़ा सा लोकेट करके दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं। ये है आपका एक रफ डायग्राम बनाना चाहता हूँ यहाँ पे, जिससे मैं आपको चीज़ें दिखा पाऊँ। ये एक आपका रफली डायग्राम मैंने बना दिया, जिसमें आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको लोकेट करके चीज़ें दिखाता हूँ। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं ये आपका राजस्थान का मैदान हो जाएगा, इसके बाद ये आपका प्लेन हो जाएगा, फिर इसके बाद आपका ये हो जाएगा, और ये अरुणाचल प्रदेश वाला ये रीजन, और समथिंग ये अदर बंगाल का हो जाता है थोड़ा सा। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। नंबर 1 ये राजस्थान वाला, ठीक, ये आपका पंजाब हरियाणा वाला, ये आपका गंगा का मैदान,
ये आपका ये सेम सेम है, ये नंबर 4 है आपका, मैं इस पे दोनों पे लिख देता हूँ। ये नंबर 4 है आपका ब्रह्मपुत्र मैदान। क्यों, थोड़ा सा ऊपर है अरुणाचल प्रदेश में, थोड़ा सा नीचे इधर बांग्लादेश तरफ, बंगाल होते हुए बांग्लादेश। ठीक, तो ये 4 लोकेशंस हैं जिनके बारे में हमें डिस्कस करनी है। तो सर्वप्रथम हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं राजस्थान प्लेन के बारे में। तो बिना किसी विलंब के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं इसको बताने जा रहा हूँ। देखिए, मैं राजस्थान का मैप आपको यहाँ पे अलग से दिखाता हूँ थोड़ा सा कुछ, या मैप बताने की जरूरत नहीं है, आप ऊपर देख ही रहे हैं। राजस्थान में एक डिवाइडिंग रेंज का काम करती है जिसका नाम है अरावली माउंटेन, अरावली पर्वत। ये मान लिया कि ये एक अरावली माउंटेन है, एक क्या एक ही है। कहाँ से कहाँ तक है सब आपको पढ़ा चुके हैं, गुजरात के पालनपुर से दिल्ली में मजनू का टीला तक। ठीक, आप लंबाई बताइए, और यहाँ से जो है एक नदी निकलती है बहुत ही महत्वपूर्ण, वो भी बताएंगे आप। ठीक, अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, ये अरावली जो माउंटेन है, अरावली के जो पूर्व साइड में होगा, उत्तर पूर्व तरफ इधर साइड, यहाँ पे तो देखिए बारिश हो जाती है। यानी इधर जो है ये आपके कौन कौन से स्टेट पड़ते हैं, जैसे उदयपुर, जयपुर, ये जो रीजन्स हैं ये आपके काफ़ी अच्छे हैं, यहाँ पे बारिश हो जाएगी, यहाँ पे यानी क्लाउड जो है बारिश होगी। बट इधर क्या होगा, ये आपका एरिड एरिया है, एरिड या कह लीजिए सेमी एरिड, सेमी एरिड इन द सेंस शुष्क क्षेत्र, शुष्क क्षेत्र होता है इसको बोलते हैं। इधर रेतीली जगह ज़्यादा पाई जाती है, तो इधर बारिश नहीं होती। अब क्या रीजन, क्या क्यों नहीं बारिश होती, देखिए मैं आपको मौसम में पढ़ाऊंगा, यहाँ पे ओरली मुश्किल से थोड़ा सा बता दूं। जब अरब सागर शाखा जब उठती है तो ये अरावली के पैरेलल चली जाती है, इसके उत्तर पूर्व से होते हुए आगे बढ़ जाती है, इधर साइड नहीं जा पाती। और दूसरा रीजन, ये बंगाल की खाड़ी से, जो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा उठती है, ये यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ऑटोमेटिक डाउन पड़ जाती है और इसको पार नहीं कर पाती। क्यों, क्योंकि इसकी गति वहाँ पे इतनी नहीं बचती है, समझ रहे हैं। बाकी मैं मौसम पढ़ाऊँगा इसके बाद, तो आपको अच्छे से समझ में आएगी चीज़ें। इसी वजह से यहाँ पे जो इसका अरावली माउंटेन, ये आपका जो है ये अरावली माउंटेन है, अरावली पर्वत। अरावली पर्वत का पूर्वी हिस्सा तो ये फर्टाइल है, उपजाऊ है, लेकिन ये क्या है, बैरन है, यानी अनुपजाऊ। इसी तरह इसका सब इधर का क्षेत्र जो गुजरात वाला पड़ता है, राजस्थान वाला, तो इधर आप देखते हो काफ़ी ज़्यादा शुष्क क्षेत्र है। ठीक है, इसीलिए आप लोग जानते हैं कि ये जो है आपका पूर्वी क्षेत्र तो विकसित है उतना ज़्यादा, लेकिन इधर पश्चिमी क्षेत्र में थोड़ा दिक्कत है। क्यों, इधर बारिश नहीं होती इतनी। अब हम बात करेंगे, यहाँ से एक नदी गुजरती है इस पूरे रीजन से, जो आपका है एक नदी गुजरती है जिसका नाम है लूनी नदी। आपने नाम सुना होगा, नाम क्या बताया मैंने, लूनी नदी, लूनी नदी। देखिए, लूनी नदी भी काफ़ी विशेषता अपनी रखती है। लूनी नदी राजस्थान से जो निकलती है, ये इस क्षेत्र में बहते हुए जाती तो है कि आपकी जो है चाहे कि मतलब समुद्र में चली जाए, लेकिन ये वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है और रास्ते में ही समाप्त हो जाती है। ठीक, रास्ते में समाप्त हो जाती है, तो आप देखते हो कि इसी की वजह से कई सारी, अब जब समाप्त हो जाएगी तो यहाँ पे नमकीन क्षेत्र हो जाएगा। क्यों, दलदली क्षेत्र में उधर कच्छ की खाड़ी तरफ ये समाप्त हो जाती है। उसके बाद अब इसको समुद्र तो मिला नहीं, तो ये इसका पानी जो होता है भाप बनकर उड़ता है और लवणता पैदा हो जाती है, यानी सैलिनिटी जिसको बोलते हैं। अब लवणता पैदा हो जाती है, तो इसी वजह से वहाँ पर थोड़ा सा दलदली एरिया बन जाता है और खारी झीलें कुछ पैदा हो जाती हैं। खारी मतलब सलाइन लेक्स जो बन जाती हैं। खारी झीलें कौन कौन सी, इसी में आप जानते हो भारत की सबसे ज़्यादा खारे पानी वाली लेक जो है सांभर झील, सांभर झील इसी लूनी नदी की वजह से बनी है। डिंडवाना झील लूनी नदी की वजह से बनी है। मैं नाम लिख देता हूँ एक दो झीलों के नाम, सांभर झील, डिंडवाना और पुगचन भी है। तो आप ऐसे भी हैं एक्सेट्रा, कई सारी झीलें हैं। तो मैंने बताया कि जो आपकी कच्छ की खाड़ी है ये क्रॉस कर नहीं पाती है और वहाँ पे इसकी लवणता की वजह से, यानी सैलिनिटी की वजह से कुछ खारी झीलों का निर्माण हो जाता है। तो ये आपके राजस्थान मैदान की बात थी, तो आपने ये वाला पढ़ लिया है, राजस्थान मैदान।
अब हम पंजाब हरियाणा के मैदान के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं। तो मैं इसको रफ करता हूँ, आप देख चुके हैं। ओके, आइए आगे देखते हैं। अब पंजाब हरियाणा वाला मैदान है हमारा, तो हमने एक डिस्कस कर लिया है। पंजाब हरियाणा वाले में क्या होगा? पंजाब हरियाणा एक्चुअली आप पंजाब क्यों कहा गया है? 5 नदियों का समूह है। यहाँ पे कई सारी नदियाँ बहती हैं और सबसे ज़्यादा सिंचाई क्षेत्र वाला जो आपका एरीगेशन होता है, एरीगेशन एरिया सबसे ज़्यादा पंजाब में पाया जाता है। नदियों का बहुत ज़्यादा जाल बना हुआ है, नहरें कई सारी खुली हुई हैं, तो यहाँ पे सिंचाई की वजह से बहुत ही डेवलप एरिया है। इसी वजह से यहाँ गेहूँ चावल बहुत अच्छे से पैदा होते हैं। आप सभी जानते हैं, ये जब भारत की एग्रीकल्चर हम लोग पढ़ेंगे तब आप समझेंगे, यानी कृषि भूगोल जब भारत का पढ़ेंगे। फिलहाल मैं बता दूं, पंजाब हरियाणा, पंजाब हरियाणा प्लेन क्या होगा इसमें? पंजाब हरियाणा प्लेन में कुछ नहीं है, यहाँ पे दोआब बहुत बनते हैं, नंबर ऑफ दोआब से, यानी दोआब क्षेत्र कई सारे बनते हैं। दोआब क्षेत्र जैसे फॉर एग्जांपल सिंधु दोआब बनता है, सिंधु दोआब किसके किसके बीच में बनता है? सिंधु झेलम चिनाब, सिंधु चिनाब झेलम, सिंधु झेलम चिनाब नदियों के बीच में बनता है। एक्चुअली दोआब क्या होता है? 2 नदियों के बीच का क्षेत्र, उसी को दोआब क्षेत्र कहते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे। मान लीजिए ये नदी बह रही है सिंधु, ये बह रही है झेलम, तो इसके बीच का जो एरिया होगा ये क्या कहलाएगा? यही दोआब क्षेत्र कहलाता है, दोआब रीजन। दोआब क्षेत्र हिंदी में भी बोलते हैं, इंग्लिश में भी एक ही नाम है। और एक मैं बता दूं तो यहाँ पे बिस्ट दोआब पड़ता है, रचना दोआब, रचना दोआब, नंबर 3 बिस्ट दोआब। ये आपके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है नाम जानना, फिर भी आपको जानना चाहिए। नंबर ऑफ दोआब से हमें बनते हैं, क्यों? पंजाब जो है लैंड ऑफ 5 रिवर्स बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? पंजाब को लैंड ऑफ 5 रिवर्स। कौन कौन सी हैं? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। पता है आपको? पता होगा, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। इसके बाद जब रिवर सिस्टम पढ़ाएंगे तो हम उसमें डिस्कस करेंगे। डोंट वरी एंड जस्ट चिल, वेट द मोमेंट, ठीक है? तो जैसी भी इंग्लिश आती है, थोड़ी बहुत टूटी फूटी इंग्लिश आपके सामने मैं प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ ताकि आपको भी अच्छा लगे। तो ये आपने समझ लिया, पंजाब का जो है आपका मैदान, पंजाब हरियाणा वाला, हमने जान लिया कि यहाँ पे दोआब क्षेत्र बहुत अच्छे पाए जाते हैं और काफ़ी उपजाऊ मैदान है। यानी आप लिख लीजिए मोस्ट फर्टाइल, सबसे ज़्यादा उपजाऊ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नहरें बहुत ज़्यादा बहती हैं, सिंचाई व्यवस्था बहुत ज़्यादा है, जिसमें दोआब क्षेत्र कई सारे पाए जाते हैं। ठीक, ये हमने पढ़ लिया है। अब हम अगला डिस्कस करने जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ले लिया होगा। तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है आपका ये वाला भी रीजन डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपका सबसे ज़बरदस्त टॉपिक जो है द गंगा प्लेन। गंगा प्लेन के बारे में कुछ नहीं है। गंगा प्लेन यहाँ पे जो आपको पढ़ा रहा हूँ, जब मैं भारत की मिट्टियाँ पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे जलोढ़ अलोढ़ के साथ बहुत ही अच्छा पढ़ाऊँगा। एल्यूवियल सॉइल जहाँ पे होती है, बांगर, खादर, गंगा मैदान कहाँ से कहाँ तक है, तो गंगा रिवर से लेकर ब्रह्मपुत्र रिवर तक पूरा फैला हुआ, ये सब आपको बताया जाएगा। वैसे थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूँगा गंगा मैदान, द गंगा प्लेन, ये कहाँ से कहाँ तक है इतना बता दूँ। यमुना नदी से लेकर कहाँ तक है आपका ब्रह्मपुत्र नदी या बंगाल या बांग्लादेश तक, बंगाल या बांग्लादेश तक। आप सभी जानते हैं यहाँ से यमुना नदी जब बहती है, गंगा के पीछे यमुना बहती है, आप सबको पता है।
और ये आके यहाँ बंगाल में ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। भागीरथी, फिर पद्मा, मेघना, बराक, ये सब आप रिवर सिस्टम जब पढ़ोगे तो आपको वहाँ बहुत मज़ा आएगा। तो ये सब पढ़ाएंगे वहाँ पर, गंगा रिवर के बारे, गंगा प्लेन के बारे में। तो ये भी कोई आपको याद रखना है, बस ये आपको रखना है लार्जेस्ट प्लेन ऑफ द नॉर्थ इंडियन प्लेन। उत्तर भारत के मैदान में सबसे बड़ा मैदान जो है वो गंगा मैदान है, ठीक। लार्जेस्ट प्लेन, सबसे बड़ा मैदान गंगा मैदान, ठीक। ये आपको याद रखना है। इसके बाद ब्रह्मपुत्र रीजन की बात हम कर लेते हैं। तो आपने देखा कि हमने ये भी पढ़ लिया है। अब हम ब्रह्मपुत्र मैदान की बात कर लें। ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ये आपका देखो इधर फैला है, या यहाँ पे आपका मेघालय भी है। तो मैं इसको बता दूं, ब्रह्मपुत्र रीजन या प्लेन क्या है, ये कहाँ से कहाँ तक है? अरुणाचल प्रदेश में है, फिर उसके बाद आप मेघालय में चले जाओगे, फिर उधर बांग्लादेश और बंगाल में चले जाओगे। आप लिख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश, बंगाल, मेघालय, ये यहाँ पे फैला हुआ है। तो आपने देख लिया कि हम लोगों ने ये भी डिस्कस कर लिया है, ये वाला रीजन भी डिस्कस कर चुके हैं। चारों आपको मैंने क्षेत्रीय विभाजन में बता दिया, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले चुके होंगे। तो आपने देखा कि हम लोगों ने चारों मैदानों को विस्तृत तरीके से एक अच्छे स्तर तक पूरी क्रियाविधि के साथ हम लोगों ने अध्ययन किया। उम्मीद है आपको दोनों पार्ट जब आप पढ़ लेंगे तो अब भारत के, उत्तर भारत के मैदानों से कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपको परेशान कर पाए, क्योंकि आपने मैकेनिज्म पढ़ी है, आपने इसकी क्रियाविधि पढ़ी है। तो ये तो जाहिर सी बात है, अब यहाँ पे कोई भी डाउट का तो क्वेश्चन बनता ही नहीं है। फिर भी अगर आपके अंदर कोई जहन में सवाल आता है इस चैप्टर से लेकर, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी कई सारे वीडियोस पीछे प्रोवाइड किए जा चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, ये आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। हम लोग जो इंडियन फिजियोग्राफी पढ़ रहे थे, इंडियन फिजियोग्राफी, इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया है? हिमालय, हिमालय के बाद हमने पढ़ा, हिमालय के बाद पढ़ा कोस्टल प्लेन, कोस्टल प्लेन्स के बाद पढ़ा पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया के बाद हमने पढ़ा आपका नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स पढ़ा, पेनिनसुलर इंडिया पढ़ा, कोस्टल प्लेन्स पढ़ लिया, और आपका तो हमने लगभग आपके पूरी फिजियोग्राफी पढ़ ली है। हिमालय हो गया है, कोस्टल प्लेन्स हो गया है, पेनिनसुलर इंडिया हो गया है, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स हो गया, और एक आपका और पॉइंट बचता है जिसका नाम है आइलैंड्स। तो आइलैंड भी अब हम पढ़ चुके हैं। अब इसके हमने 5 भाग पढ़े थे, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय, शिवालिक हिमालय, पूर्वांचल हिमालय, ये 5 भाग हैं इसके। तो आप सारा डिटेल्ड हमने डिस्कस किया है आप सबके साथ। आप सारी चीज़ें कमेंट में प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, प्लेलिस्ट चैनल पे जाइए, आप चैनल में प्लेलिस्ट खोलिए, सारे वीडियोस लाइन से पड़े हुए हैं, आप वहाँ देखिए। और जिस चीज़ की अब मैं आपसे चाहूँगा कि आप खुद इस बात को कमेंट करके बताएं कि आपको अगला वीडियो अब किस टॉपिक से चाहिए, क्योंकि अब आगे हम लोगों को पढ़ना है, रिवर्स पढ़नी है, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, ये सब नदियों के बारे में पढ़ना है, या आप मौसम पढ़ना चाहते हैं, या एग्रीकल्चर पढ़ना चाहते हैं, या कोई मल्टीपर्पज़ डैम्स वगैरह परियोजनाएं पढ़ना चाहते हैं, झीलें पढ़ना चाहते हैं,
या आपके पास कई सारे टॉपिक्स हैं, 5-6 टॉपिक हैं, आप जो भी बताइए। या मिट्टी पढ़ना चाहते हैं, आप जो टॉपिक पढ़ना चाहेंगे आपके टॉपिक ऑन डिमांड प्रस्तुत किया जाएगा। आप कमेंट करिए इस बात पे, आपको जैसी लगती है हमारी लेक्चर, हमारी मेहनत अगर आपको अच्छी लगती है, आपको लगता है कि हमारा प्रयास सराहनीय है और आपके लिए पर्याप्त है या उपयुक्त है, समझ रहे हैं, तो आप हमारे जो है इतनी सी हेल्प करिए। हेल्प क्या करनी है, आप इस वीडियो को बस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े, हमें भी लगे कि हाँ हम मेहनत कर पा रहे हैं और आपके लिए उपयुक्त जो ज़रूरत की पढ़ाई से संबंधित सामग्री है हम आपको दे पा रहे हैं अच्छे से। अगर आपको लगता है कि हाँ हम सच में मेहनत कर रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारी मेहनत को सार्थक बनाइए और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए, शेयर कीजिए। आपके कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड सो ऑन, आप उस पर शेयर करिए। आप लोगों को बताएंगे नहीं तो वो कैसे जानेंगे। देखिए हमारी क्या है, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम 10, 20, 50, 60 लड़कों को जोड़ सकते हैं, कितने लोगों को मैं अकेले जोड़ पाऊँगा। भाई मेहनत आपको भी तो करनी है मेरे साथ, थोड़ी सी आप मेरा सपोर्ट ये कर दीजिए। आपको जो टॉपिक बोलोगे वो टॉपिक पढ़ाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, आप सपोर्ट करिए, मैं आपको जल्द ही साइंस की भी कक्षाएं उपलब्ध कराऊंगा, समझ रहे हैं। साइंस में आप फिजिक्स चाहेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री चाहोगे केमिस्ट्री, बायोलॉजी चाहोगे बायोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट आप बोलोगे आपके डिमांड पर होगा। बट मेरी भी डिमांड आप सुनिए ना, डिमांड बस इतनी सी है, वो आपसे गुजारिश है, निवेदन है, और जो भी है आप समझ सकते हैं। बस इतना था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस वीडियो को शेयर करिए, उनको जोड़िए इस चैनल से, हमारा भी हौसला बढ़े। और आपको अगर हमारी मेहनत सराहनीय लगती है तो आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स पर दीजिए। तो इन्हीं सब अपने वचनों के साथ विदा लेता हूँ। और हाँ, आपको दीपावली के त्यौहार की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक बधाई मैं पहले से ही दे रहा हूँ। आप सभी लोग खुशियों भरे त्यौहार को एंजॉय करिए, अच्छे से मनाइए, परिवार के साथ मनाइए। जो हमारे भाई बहन जो बॉर्डर पर हैं उनको यहीं से जय हिंद, जय भारत, और उनके लिए बहुत ही सप्रेम भरी भेंट दिवाली के त्यौहार की, हृदय से उनका आभार, जिनकी वजह से हम आज यहाँ पर दिवाली मना रहे हैं और वो सरहद पर हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों से भी यही निवेदन है कि आप हमारी मदद करें, और मदद में इन द सेंस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। और हम भी अपना एक नैतिक कर्तव्य, एक भारत के नागरिक होने के नाते अपनी जो क्रिया बनती है, अपनी जो एक क्रियाकलाप बनते हैं, हमें उनको करना चाहिए और हम वो कर पाएँ। तो हैप्पी दिवाली, शुभ दीपावली। आप सभी लोग बहुत अच्छे से मनाइए। आप सभी लोगों को दिग्विजय सिंह की तरफ से शुभ दीपावली। जय हिंद।